सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे भारत की प्रमुख स्वास्थ्य समस्याएं, उनकी जो बाह्य रूप समस्याएं हैं और उनसे रिलेटेड कौन कौन सी योजनाएं जो चल रही हैं उनके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये हमारा एनम सेकेंड ईयर नहीं, सॉरी, जो हमारा यूपी ट्रिपल एस सी एनम या फिर बिहार एनम या फिर आप किसी भी स्टेट के एनम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो टॉपिक वाइज दिए हुए हैं ना, स्पेशली अगर मैं बताऊँ तो ये जो है यूपी ट्रिपल एस सी एनम का 38 टॉपिक दिया हुआ है। उसमें से फर्स्ट टॉपिक मैंने कवर करवा दिया है, वहाँ पे एमसीक्यू है। पहले मैं समझाई हूँ थ्योरी बेस, उसके बाद उसके ऊपर कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन से, वो सारे मैं सॉल्व करवाई हूँ। अब आज की बारी है कि भारत की प्रमुख स्वास्थ्य समस्याएं, जो कि दूसरा टॉपिक है। इसी तरीके से हम 38 दिन 38 टॉपिक कवर कर लेंगे और कौन कौन से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी देख लेंगे। मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोग ऐसे तो पढ़ लिए होंगे, उधर से एमसीक्यू, उधर से मतलब सारी यूट्यूब से आप पढ़ लिए होंगे, लेकिन ऐसे 38 टॉपिक का थ्योरी और किस तरीके से उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप सब नहीं पढ़े होंगे। तो मेरा बस उद्देश्य यही है कि आपको पता चल जाए कि हाँ 38 टॉपिक में क्या है, उसकी थ्योरी भी आप लोग जान जाइए और उसके कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिए। तो आज का है हमारा सेकेंड टॉपिक, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और हाँ, अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए ये वीडियो, क्योंकि ऐसी वीडियो कोई भी नहीं देने वाला है इस तरीके से 38 टॉपिक का थ्योरी और ऑब्जेक्टिव। तो हम लोग पहले थ्योरी देखेंगे, उसके बाद लास्ट में हम 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। कुछ बाहर की नॉइज़ आ रही होगी आज आप लोगों को, तो बगल में रामायण हो रहा है तो थोड़ा आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है, आज के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारत की प्रमुख स्वास्थ्य समस्याएं क्या होती हैं। देखिए, भारत में स्वास्थ्य समस्याएं जो होती हैं वो सामाजिक भी होती हैं, मतलब समाज के थ्रू। ये हमने बताया था कल ही कि जो निर्धारक तत्व हैं उसमें हम लोग अच्छे तरीके से जान चुके हैं कि सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और जनसंख्या, ये सब क्या होता है। तो आज ये सब नहीं समझाऊंगी। अगर आप लोग पहली वाली वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। तो जो भारत में स्वास्थ्य समस्याएं हैं सामाजिक हो गई, आर्थिक, पर्यावरणीय और जनसंख्या से जुड़ी स्थितियों से प्रभावित होती हैं। अब बाह्य रूप क्या है उनको हम जान लेते हैं। तो देखिए, संक्रामक रोग सबसे पहला आता है हमारा। डिजीज़ की अगर बात करें तो संक्रामक रोग, कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है कि जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, वो चाहे खांसने के थ्रू फैले या फिर कांटेक्ट के थ्रू फैले, किसी भी तरीके से जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कोई बीमारी फैलती है तो उसको हम संक्रामक रोग कहते हैं। अब वो संक्रामक रोग किस तरीके से हो सकता है, जैसे कि आप लोग सबसे अच्छा एग्जांपल है आप लोगों के लिए कोरोना वायरस, जो कि आपने देखा है कि किस तरीके से वो फैलता था। उसी को देखिए, एक टीबी होता है। टीबी जो रोग होता है वो भी खांसने के थ्रू फैलता है। अगर कोई व्यक्ति खांसी कर रहा है और उसके कांटेक्ट पे है आप, तो आपको टीबी हो सकता है। तो कहने का मतलब है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैले उसको हम संक्रामक रोग कहते हैं। मलेरिया हो गया, मलेरिया जो कि मच्छर के द्वारा फैलता है, मच्छर के द्वारा फैलता है। डेंगू हो गया, डेंगू भी एडीज एजिप्टी मच्छर होता है, उसकी वजह से फैलता है। चिकनगुनिया, ये भी एडीज एजिप्टी मच्छर की वजह से फैलता है। और मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। और ये जो है किसकी वजह से होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर की वजह से होता है। हैजा, हैजा अगर आप दूषित जल, दूषित भोजन पी रहे हैं, खा रहे हैं, कहीं भी दूषित जल है वो, तो उससे हैजा हो जाएगा। हैजा में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्टूल पास आउट होता है। टाइफाइड क्या होता है, तो टाइफाइड जो होता है ये साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है और टाइफाइड भी दूषित जल और दूषित भोजन की वजह से होता है। पोलियो वायरस की वजह से होता है और इसके लिए बचपन में ही पोलियो की ड्रॉप दी जाती हैं। 2 ड्रॉप आप लोग सुने होंगे, दिया जाता है, जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम भी दिया जाता है, तो पोलियो से बचने के लिए, ये बाद में इफ़ेक्ट ना करे इससे बचाव के लिए। तो ये हो गया हमारा संक्रामक रोग। अच्छा, ग्रामीण और झुग्गी क्षेत्रों में इनकी अधिकता ज़्यादा होती है। क्यों ऐसा होता है, क्यों ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई उस लेवल की नहीं होती है। झुग्गी मतलब स्लम एरिया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं, तो वो लोग क्या होते हैं कि वो लोग इतने अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते हैं। और जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू देख लीजिए, जो सिटी के लोग हैं वो क्या करेंगे, वो प्यूरीफाइड वाटर पियेंगे।
आरओ का पानी पिएंगे। लेकिन वहीं जो झुग्गी स्लम एरिया के लोग हैं वो लोग अभी भी बहुत जगह नदियों का पानी पिया जाता है। तो नदियों में गंदे सब लोग कचड़े फेंक देते हैं, तो उस वजह से क्या होगा कि उनको बीमारियां हो जाएंगी, हैजा हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा। अब ये झुग्गी वाले जो लोग हैं वो ऐसे बाहरी वातावरण में स्टूल पास करते हैं, तो इस वजह से भी उनको बीमारियाँ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो उनका जो वातावरण रहता है वो साफ़ सुथरा नहीं रहता है, इस वजह से ये स्लम एरिया में ज़्यादा देखने को मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलता है। असंक्रामक रोग क्या होते हैं? ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। मतलब आप उनके साथ चाहे तौलिया शेयर कर रहे हैं, चाहे उनका टूथब्रश शेयर कर रहे हैं, वैसे किसी का भी टूथब्रश नहीं शेयर करना चाहिए, बट एग्जाम्पल के तौर पे आप कुछ भी उनके साथ रह रहे हैं, खांसी कोई वो कर रहा है व्यक्ति, तब भी वो बीमारी नहीं फैल रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। अच्छा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में क्या क्या आता है? जैसे डायबिटीज़ हो गया। डायबिटीज़ किसकी वजह से होता है? तो इंसुलिन की कमी की वजह से होता है। तो इंसुलिन का इसमें रोल है, ना कि किसी भी प्रकार का कि वाटर से फैल रहा है या फिर हवा से फैल रहा है। तो ये जो हमारी बॉडी होती है, बॉडी में जब इंसुलिन नहीं बन पाता है जितनी रिक्वायरमेंट होती है, इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन का काम क्या होता है कि वो जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज को मेंटेन करके रखता है। तो इस वजह से जब इंसुलिन की कमी हो जाती है बॉडी में, तो शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाता है। तो ये किसी के भी खांसने छींकने से नहीं फैलता। हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है कि रक्तचाप का बढ़ जाना। जैसे कि हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है, लेकिन अब हाई ब्लड प्रेशर में क्या होगा? जो हमारे रक्तचाप, मतलब ये हमारी जैविक प्रतिक्रिया है, तो इसमें क्या होगा कि 140/90 हो जाएगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें भी किसी प्रकार के रहन सहन या फिर किसी के कांटेक्ट में आने से कोई असर नहीं पड़ता है। हृदय से संबंधित जितने भी रोग होते हैं, कैंसर हो गया। अच्छा, कैंसर में कोबाल्ट सिस्टीन का यूज़ किया जाता है और इसमें प्लेटिनम का भी यूज़ किया जाता है इसके इलाज के लिए। कैंसर में एक चीज़ और है, आप लोग देखते होंगे कि सब लोग बाल जो है, ये कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बाल क्यों झड़ते हैं, कैंसर के रोगियों में बाल क्यों झड़ते हैं या फिर उनको टकला क्यों कर दिया जाता है? तो वो कीमोथेरेपी जो दिया जाता है उसकी वजह से होता है, ना कि कैंसर की वजह से। उनका जो ट्रीटमेंट होता है कीमोथेरेपी का, उसकी वजह से क्या होता है कि बाल झड़ते हैं। आधुनिक जीवन शैली और भोजन की आदतों से भी बढ़ते हैं। तो देखिए, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं ये किस वजह से? जैसे कि जो बहुत लोग क्या होते हैं कि जंक फूड खाते हैं, बाहरी खाना खाते हैं, तो उसमें जो बाहरी खाना खाते हैं उसमें जो ऑयल यूज़ किया जाता है, जो तेल यूज़ किया जाता है, वो नॉर्मली ऐसे तेल नहीं होता है। वो लोग बाहर के ऐसे तेल मंगवाते हैं, उसका कुछ नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा बेकार होता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो जमा देता है। तो जो कोलेस्ट्रॉल है जब हमारी रक्तवाहिनियों के बीच में जाकर जम जाता है तो ब्लॉकेज हो जाता है रक्तवाहिनियाँ, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो ये हमारी जीवन शैली में परिवर्तन की वजह से भी ये सारी चीज़ें देखी जा रही हैं, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का होना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य समस्याएं। तो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य समस्याएं क्या हैं कि MMR। अच्छा, MMR की बात करें तो MMR 1 लाख पर इसकी गणना की जाती है, कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10,000 1,000 ऐसे, लेकिन 1 लाख पे गणना की जाती है। तो MMR और शिशु मृत्यु दर अब भी चिंता का विषय है। मतलब कि इतना डेवलप हो गया हमारा देश, लेकिन अभी भी क्या होता है कि प्रसव के दौरान माँ की मृत्यु हो जाती है और बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो ये अभी भी, और ये किस वजह से होता है? ये कुपोषण की वजह से। मतलब हमारी जनसंख्या अभी भी इतना, कहने के लिए कि किसी को भी खाने की नीड नहीं है, अब सबके पास खाना है, सबके पास हर एक चीज़ है, लेकिन कुछ जनसंख्या भी ऐसी है जिसकी कुपोषण की वजह से मृत्यु हो जाती है, एनीमिया की वजह से प्रेगनेंसी के दौरान मृत्यु हो जाती है और कोई भी प्रसवकालीन जटिलताएं हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होती है कि माता की मृत्यु हो जाती है, माता की भी मृत्यु हो जाती है, बच्चे की भी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है कि कुपोषण एवं पोषण संबंधित रोग। तो कुपोषण और पोषण संबंधित रोग जो कौन कौन से होते हैं? अच्छा, बच्चों में जो होता है ना, बच्चों में मेरास्मस और क्वाशियरकोर मेन इंपॉर्टेंट है कि मेरास्मस और क्वाशियरकोर हो जाता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जिसको हम कहते हैं। तो मेरास्मस में क्या होता है कि हड्डियाँ जो होती है ना वो दिखने लगती हैं, हड्डियों का ढांचा दिखता है। लेकिन कुपोषण में पेट निकला हुआ रहता है और बच्चे का जो बाल होता है वो फ्लैगी साइन पूछा जाता है कि फ्लैग साइन किस में देखा जाता है? तो फ्लैग साइन का मतलब है कि जो बच्चों का बाल है ना वो 2-3 कलर में हो जाता है, जैसे ब्राउन हो गया, ब्लैक हो गया, तो इस वजह से देखने को मिलता है। तो इसी वजह से उसको हम फ्लैगी साइन के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये कुपोषण क्यों होता है?
वास्टिंग हो जाना, मतलब अगर किसी का बहुत ज़्यादा वेट है तो भी हम कुपोषण के अंतर्गत रखते हैं, अगर किसी का बहुत ज़्यादा कम वेट है तो भी हम कुपोषण के अंतर रखते हैं। कुपोषण का पता लगाने के लिए हम BMI, बॉडी मास इंडेक्स जो होता है, उसके थ्रू हम जानते हैं कि ये बच्चा नॉर्मल है या फिर नहीं। अच्छा, अगर बच्चों में देखना है तो उसका मिड अपर सरकमफ्रेंस के थ्रू भी हम देखते हैं। आयोडीन की कमी की वजह से क्या हो जाता है, ग्वाइटर रोग हो जाता है, जिसको हम घेघा के नाम से जानते हैं। आयोडीन मतलब अगर नमक में आयोडीन नहीं है तो इसकी वजह से होता है। आयरन और विटामिन ए की कमी की वजह से, तो विटामिन ए की कमी से आँखों से संबंधित रोग हो जाता है, जैसे जेरोथेलिमिया हो जाना। और वहीं आयरन की बात करें तो आयरन की कमी की वजह से एनीमिया रोग हो जाता है। जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण समस्याएं क्या हैं, तो जनसंख्या वृद्धि की वजह से अधिक जनसंख्या से स्वास्थ्य सेवाओं पर बोझ। देखिए, अगर जहाँ की जनसंख्या कम रहेगी वहाँ पे जो भी स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी वो लोगों तक पहुँच जाएंगी। हम एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं कहीं पे 10 जनसंख्या है और कोई भी स्वास्थ्य सेवा आई, 10 लोगों को ईजिली सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक घर का माहौल देख लेते हैं जहाँ पे एक बच्चा है, तो वहाँ पे अगर एक बच्चा है तो माँ बाप क्या करेंगे, कहीं से भी उसकी जितनी भी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करेंगे। लेकिन अगर वहीं पे एक घर में 20 बच्चे हो जाएं तो फिर उनको वो सारी चीज़ें बांटनी पड़ेंगी, तो वो चाह कर भी नहीं फुलफ़िल कर सकते उनकी ज़रूरतों को। तो वही हाल है हमारे देश में। तो हमारे देश में भी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से क्या होता है कि स्वास्थ्य सेवाएँ लोगों तक नहीं पहुँच पाती हैं, जिसकी वजह से कुपोषण ये सब चीज़ें हो जाती हैं। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और स्वच्छता की कमी। अब जहाँ भी जनसंख्या ज़्यादा रहेगा वहाँ जाहिर सी बात है कि स्वच्छता की कमी रहेगी ही रहेगी। प्रॉपर तरीके से स्वच्छता नहीं रह सकती। जल प्रदूषण होगा, लोग ऐसे गंदे नालों का पानी फेंक देते हैं, जल में जाने देते हैं नदियों में, जिस वजह से जल प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है और उसके बाद जो है ये फ्रिज, कूलर ये सब यूज हो रहा है, तो इस वजह से वायु प्रदूषण हो रहा है। तो ये आ जाता है प्रदूषण के अंतर्गत। अच्छा, मानसिक स्वास्थ्य सेवा समस्याएं क्या होती हैं। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कि तनाव में रहना और साथ जैसे कि नशा करना, अल्कोहल, जो कि आजकल सब लोग कर रहे हैं, तो ये सब होती हैं मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा जो लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं उनका 50 की एज जाते जाते उनका दिमाग बिल्कुल संतुलन वो खो बैठते हैं। तो ये किस वजह से होता है कि अल्कोहल जो है उनके ऊपर ज़्यादा हावी हो जाता है, उनके न्यूरॉन सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को वो वीक कर देता है, जिसकी वजह से उनके सोचने समझने की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। तो अल्कोहल हो गया, ड्रग्स हो गया और तंबाकू। ड्रग्स वाले लोगों को वैसे आप लोग अगर देखे होंगे तो सही है, नहीं देखे होंगे तो मैं बता दूं कि ड्रग्स जो लेते हैं वो आधा पागल ही हो जाते हैं, और अगर उनको ड्रग्स ना दिया जाए तो अब वो बिल्कुल पागल हो जाते हैं। तंबाकू का सेवन करना, तंबाकू के सेवन की वजह से कैंसर रोग हो जाता है, आप लोगों को पता ही है। परामर्श और उपचार की कमी, जैसे कि लोगों में क्या होता है कि काउंसलिंग की कमी होती है, उपचार की कमी होती है। वैसे परामर्श की बात करें तो जो लोग अल्कोहल वगैरह का सेवन करते हैं उनको कितना भी परामर्श दे दो लेकिन उनको कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, वो जिस लाइन में है उसी लाइन में लगे रहते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है इसमें परामर्श कोई काम नहीं करता, उपचार की कमी होती है, ये हम मान सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि स्वास्थ्य सुधार हेतु प्रमुख योजनाएं हैं। कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जो स्वास्थ्य के सुधार के लिए चलाई गई हैं। ये भी आपके उसके अंदर टॉपिक है, आप देख सकते हैं, सेकंड टॉपिक है। तो कौन कौन से वो प्रोग्राम्स हैं जो चलाए गए हैं, तो बहुत सारे प्रोग्राम हैं, ये सब चलाए गए हैं। इनको अच्छा ऐसे याद करने से कोई मतलब नहीं होगा, हम इस तरीके से याद करते हैं कि किस हमारे क्वेश्चन में जिस तरीके से आएगा उसी तरीके से हमको देखना है। बाकी कितने प्रोग्राम चलाए गए इससे कोई मतलब नहीं है कि हम प्रोग्राम याद करें। तो अभी जो हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं एग्ज़ाम में उस तरीके से हमें याद करना है। तो चलिए आपको लेकर चलती हूँ। देखिए, हम अपनी सारणी पे आ चुके हैं, ठीक है। और हमारा इसमें फर्स्ट क्या है कि भारत की स्वास्थ्य समस्याएं एवं योजनाएं। तो संक्रामक रोग जैसे कि टीबी, मलेरिया, कुष्ठ रोग, पोलियो, तो ये इसके लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई, इसकी बात करते हैं। तो देखिए, जो टीबी उन्मूलन कार्यक्रम था वो 1962 में चलाया गया था। वहीं अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, ये 1953 में चलाया गया था। इसका सन मेन इंपॉर्टेंट है, सन पूछा जाता है कि कौन सा प्रोग्राम कब चलाया गया है। वहीं बात करें कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम वो 1992 में चलाया गया, और राष्ट्रीय जो कुष्ठ निवारण कार्यक्रम था वो 1993 में चलाया गया था। अब ये क्यों चलाया गया था इसकी भी बात कर लेते हैं। तो जैसी बात है, इसका उद्देश्य था कि टीबी का जो चलाया गया था टीबी की रोकथाम के लिए, मलेरिया का जो चलाया गया था मलेरिया की रोकथाम के लिए, और एचआईवी का जो चलाया गया था वो एचआईवी के नियंत्रण के लिए, कुष्ठ का जो चलाया गया था तो कुष्ठ की समाप्ति के लिए, और जो जेएसवाई, इसमें मेन इंपॉर्टेंट है कि जेएसवाई पोलियो का जो चलाया गया था वो 1995 में चलाया गया था।
देखिए इसे पल्स पोलियो पूछ लिया जाता है, तो पल्स पोलियो मेन इंपॉर्टेंट है कि पल्स पोलियो का प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया था, तो 1995 में आपको याद करना है। अच्छा, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य समस्याएं क्या होती हैं, तो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य समस्याएं में कौन कौन सी योजनाएं ऐसी हैं जो भारत सरकार द्वारा चलाई गई हैं, उनकी हम बात करने वाले हैं। तो देखिए जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना कब चलाया गया था, 2005 में। ये किस लिए चलाया गया था कि संस्थागत प्रसव का मतलब है कि कोई भी प्रसव जो है, कोई भी लेबर की जो प्रक्रिया है वो कोई घर पे ना करवाए, घर पे करवाने के मतलब उसको हटाकर घर पे ना करवाए बल्कि हॉस्पिटल में करवाए। ऐसा क्यों है, क्योंकि घर पे वो सारी सुविधाएं नहीं होती। अगर किसी को भी कुछ पीपीएच हो जाता है या फिर कोई भी कंडीशन आती है तो हॉस्पिटल में संभालना उसको ज़्यादा आसान रहता है, और घर पे कोई भी सुविधा उस तरीके की नहीं होती जिससे माँ की मृत्यु हो जाती है। और ऐसे पहले के ज़माने में इसी वजह से ज़्यादा माताओं की मृत्यु होती थी, क्योंकि घर पे होता था डिलीवरी, और घर पे होता था तो अनहाइजीनिक तरीके से सब लोग डिलीवरी करवाते थे और समझ नहीं पाते थे। अब भाई वो लोग डॉक्टर तो है नहीं, तो जो भी कुछ गलतियाँ होती हैं या फिर जो भी कुछ देखा जाता है कि हर सबकी बॉडी एक जैसी होती नहीं है, तो कुछ देखा जाता है चेंजेस, तो उस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो इस वजह से हॉस्पिटल में ज़्यादा बेटर होता है कोई भी डिलीवरी करवाना। ये आप लोगों को पता है, इसमें समझाने की ज़रूरत है नहीं। तो जननी सुरक्षा योजना, जिसको JSSK कहते हैं, तो जननी शिशु सुरक्षा योजना जो है वो 2011 में स्टार्ट हुआ। जननी सुरक्षा योजना 2005 में स्टार्ट हुआ। प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना, ये कब स्टार्ट हुआ, 2017 में। वहीं ICDS की बात करें तो ICDS स्टार्ट हुआ 1975 में। ICDS के थ्रू ही जो आंगनबाड़ी होती हैं वो लोग काम करती हैं। और यहाँ पे बात करें NHM जो है नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू, ये इसके थ्रू NRHM आया था 2005 में, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इसके थ्रू क्या होती हैं कि जो आशाएं होती हैं, आशा बहू होती हैं, वो लोग काम करती हैं। वो लोग कितने पॉपुलेशन पे वर्क करती हैं, तो 1000 पे, और आंगनबाड़ी जो होती हैं वो भी 1000 पॉपुलेशन पे काम करती हैं। अब देखिए जो जननी सुरक्षा योजना है उसका महत्व क्या था, तो संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। वहीं जननी शिशु सुरक्षा योजना का क्या महत्व था, गर्भवती महिला और शिशु को मुफ्त सुविधा देना, मतलब मुफ्त में इलाज करवाना, उनका मुफ्त में डिलीवरी करवाना। और प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना का क्या उद्देश्य था, तो गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहयोग देना। ICDS का क्या वर्क था कि आंगनबाड़ी से पोषण व शिक्षा जो भी हो बच्चों को, मतलब आप देखते होंगे कि 0 से 6 साल के बच्चे जो होते हैं वो आंगनबाड़ी केंद्र पर के अंतर्गत आते हैं। पोषण वो लोग देती हैं, मतलब जितने भी पुष्टा आहार होते हैं वो आंगनबाड़ियाँ देती हैं। और 3 से 6 साल के बच्चे जो होते हैं वो आंगनबाड़ी एक आप लोग अपने आसपास देखे होंगे कि उन क्लासेस चलती हैं जहाँ पे वो गेम खेलना और जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो सब पढ़ना लिखना उन लोग को सिखाती हैं। तो ये था ICDS का मुख्य कार्य। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि कुपोषण एवं पोषण संबंधी समस्याएं। तो कुपोषण एवं पोषण संबंधी जो समस्याएं थीं उसमें कौन कौन से कार्यक्रम को चलाया गया, तो पोषण अभियान चलाया गया और मिड डे मील योजना चलाई गई। अच्छा, ये कब स्टार्ट हुआ, ये पोषण अभियान जो है वो 2018 में स्टार्ट हुआ। वहीं में आया था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मिड डे मील योजना कब स्टार्ट हुआ था, तो मिड डे मील योजना 1995 में स्टार्ट हुआ था। अच्छा, इसका क्या उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य जान लेते हैं। देखिए जो पोषण अभियान था इसका उद्देश्य था बच्चों एवं महिलाओं में कुपोषण को घटाना। वहीं मिड डे मील जो योजना था उसका महत्व था कि स्कूल में बच्चों को पौष्टिक भोजन, ठीक है, सॉरी हाँ सही है। तो देखिए जो स्कूल में बच्चों को मिड डे मील के थ्रू जो आप लोग देखते हैं कि प्राइमरी स्कूल में जो दोपहर में खाना दिया जाता है वो इसी मिड डे मील योजना के अंतर्गत ही आता है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है कि आयुष्मान। अब क्या है कि गरीबी और स्वास्थ्य की सुविधा की कमी, इसके लिए भी कुछ योजनाएं लॉन्च की गई। जैसे कि हो गया आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको हम मतलब ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि आयुष्मान भारत को हम किस और नाम से जानते हैं, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या क्या योजनाएं चलाई गई थी, एक प्रधानमंत्री जन औषधि योजना चलाई गई थी और एक संजीवनी योजना चलाई गई थी। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य का जो मुख्य उद्देश्य था वो कब स्टार्ट हुआ था, 2018 में। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना 2008 में स्टार्ट हुआ। संजीवनी योजना 2009 में स्टार्ट हुआ। अब इसका उद्देश्य क्या था उसको जान लेते हैं। आयुष्मान जो भारत योजना है इसका उद्देश्य था कि 5 लाख तक मुफ्त इलाज, अभी भी ये योजना चल रही है, ऐसा नहीं है कि बंद हो गई है, तो 5 लाख तक मुफ्त इलाज। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि योजना जो कि 2008 में स्टार्ट हुआ, उसकी क्या उसका उद्देश्य था, उसका उद्देश्य था कि सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध करवाना।
ई संजीवनी योजना जो कि 2019 में स्टार्ट हुआ, इसका क्या उद्देश्य था? ऑनलाइन टेलीमेडिसिन सुविधा, मतलब किसी को भी ऑनलाइन अगर दवाइयाँ चाहिए तो वो ऑनलाइन भी मंगवा सकता है। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जनसंख्या वृद्धि की वजह से, जनसंख्या जो वृद्धि है उसकी वजह से उसके लिए कौन कौन से प्रोग्राम चलाए गए। तो पहला जो प्रोग्राम चलाया गया वो राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम, जो कि 1952 में स्टार्ट किया गया। कब स्टार्ट किया गया? राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम जो कि 1952 में स्टार्ट किया गया। दूसरा है मिशन परिवार विकास, जो कि 2016 में स्टार्ट किया गया। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सब क्या है, लेकिन ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपको ऐसे टॉपिक वाइज कोई भी थ्योरी और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने जहाँ तक यूट्यूब को देखा, किसी ने भी नहीं करवाया है। तो मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी रहती ही नहीं है, 20-25 मिनट की वीडियो रहती है। आप उसको 2 की स्पीड में करके अगर देखेंगे तब भी ईज़िली आपका 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। और एक बार जब आप पूरे टॉपिक्स को ख़त्म कर लेंगे, 38 टॉपिक को ख़त्म कर लेंगे, तो आपके अंदर खुद ऐसा लगेगा कि हाँ, हमने 38 टॉपिक, अगर कोई बोलेगा ना कि तुमने टॉपिक वाइज पढ़ा है, तो आप लोगों को खुद लगेगा कि हाँ, मेरा टॉपिक वाइज पूरा कंप्लीट हो गया है। आप चाहे तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं। और मैं 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप लोग 38 टॉपिक वाइज नहीं पढ़े हैं। आप लोग ऐसे पढ़े हैं, एनाटॉमी पढ़ लिए, फिर उधर कम्युनिटी हेल्थ पढ़ लिए, चाइल्ड हेल्थ पढ़ लिए, उसके MCQ लगा रहे हैं, और फिर उसके बाद मिडवाइफरी पढ़ने लगे। लेकिन एक एक टॉपिक को तो देखिए, आपके एरम सिलेबस में एक एक टॉपिक दिया है, तो एक एक टॉपिक को आपको पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। और एक एक टॉपिक, मैंने बहुत सारी बुकें देखी, किसी भी बुक में एक एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करके नहीं दिया हुआ है। तो इसलिए मैं ये चीज़ जान रही हूँ कि आप लोग टॉपिक वाइज नहीं पढ़े हैं, तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि ये मैं अगर चला रही हूँ ये सेशन, तो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना है। अब देखिए स्वच्छ भारत मिशन। नेक्स्ट है कि पर्यावरण एवं स्वच्छता समस्याएं। तो स्वच्छ भारत मिशन, पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन योजना भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई। वहीं दूसरी योजना जो है वो ग्रामीण एवं शहरी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, मतलब ग्रामीण के लोगों का डेवलप करने के लिए और शहर में भी स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए ये एक योजना स्टार्ट की गई। वो कौन सी थी? वो थी NRHM। तो NRHM जो है वो बेसिकली गांव के लिए है, और NHM स्वास्थ्य मिशन जो है ये 2013 में स्टार्ट हुआ था, और NHM जिसको नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कहते हैं, ये 2005 में स्टार्ट हुआ। स्वच्छ भारत मिशन कब स्टार्ट हुआ? 2014 में। अच्छा, जो स्वच्छ भारत मिशन था इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि शौचालय निर्माण एवं सफाई सुधार, मतलब कि लोगों के घर में शौचालय हो, जिससे वो लोग क्या करें कि शौचालय का यूज करें और कहीं भी बाहर ना जाएं। और दूसरा जो था NRHM का महत्व क्या था? ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना। अगर गांव में, जैसे कि आशा है तो गांव में है, तो किसी को भी कोई भी स्वास्थ्य की दिक्कतें हो रही हैं तो वो जाकर आशा को बताएगी कि हाँ, मेरे स्वास्थ्य में ये दिक्कत है, तो आशा जो है उसको बताएंगी और उसके बाद उसे एडवाइस करेंगी कि हाँ, आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाओ, PSC में जाओ। तो ये सब चीज़ें होती हैं। इस वजह से ये एक ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए बनाया गया। दूसरा जो था वो NHM। तो NHM जो है वो गांव को और शहर को दोनों में स्वास्थ्य सुधार लाने के लिए ये स्टार्ट किया गया। वहीं NUHM जो है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, उसकी शुरुआत सिर्फ शहरी क्षेत्रों के लिए की गई थी। जैसे कि NRHM है, तो R जो है, R का मतलब रूरल होता है, जिसका मतलब ग्रामीण होता है। U का मतलब अर्बन होता है, अर्बन का मतलब शहरी होता है, तो इसलिए स्टार्ट किया गया था। अब देखिए हम 30 MCQ भारत की स्वास्थ्य समस्याओं एवं योजनाओं के ऊपर देखने वाले हैं। तो भारत का तो पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है कि भारत का पहला राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम कौन सा था? तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम था, राइट ऑप्शन कौन सा होगा? परिवार नियोजन। अगर आपको सन याद होगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें जो राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम था वो सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। वो कब स्टार्ट हुआ था? 1953 में। नेक्स्ट है कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था?
भारत में जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है, अगर आप वीडियो को अच्छे तरीके से थ्योरी को देखे होंगे तो आपको, मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होगा, और अगर आप नहीं देखे होंगे तो आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। तो भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है वो 1952 में स्टार्ट किया गया है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? टीबी उन्मूलन के लिए, मतलब क्षय मतलब होता ही है कि टीबी, तो ट्यूबरक्लोसिस के उन्मूलन के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था। तो राष्ट्रीय जो एड्स नियंत्रण कार्यक्रम था वो कब स्टार्ट हुआ था? वो 1992 में स्टार्ट हुआ था। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था। तो कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था? आप लोग सोचिए, 1975, 1980, 83 या 90। तो देखिए, कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम जो है वो स्टार्ट हुआ था 1983 में। राइट इसका जो हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में पल्स पोलियो अभियान कब शुरू हुआ था। तो भारत में पल्स पोलियो अभियान कब शुरू हुआ था? वो स्टार्ट हुआ था 1995 में। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। जननी सुरक्षा योजना कब शुरू हुई थी? जननी सुरक्षा योजना कब स्टार्ट हुआ था? इसका राइट ऑप्शन क्या है? 2005। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था? 2011 में। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना किस वर्ष शुरू हुई थी। तो प्रधानमंत्री जो मातृ बंधन योजना है ये स्टार्ट हुआ था 2017 में। राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ICDS चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस कब शुरू हुआ था। तो ICDS जो कार्यक्रम है वो स्टार्ट हुआ था 1975 में। बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पोषण अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था। पोषण अभियान की शुरुआत 2018 में हुई थी। राइट ऑप्शन इसका सी होगा। मिड डे मील योजना कब स्टार्ट हुआ था। तो मिड डे मील योजना कब स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था 1995 में। इसका राइट ऑप्शन सी होगा। आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब स्टार्ट हुआ था। तो ये कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 2018 में। इसका राइट ऑप्शन सी होगा। प्रधानमंत्री जय योजना के अंतर्गत परिवार को कितने रुपए का मुफ्त इलाज मिलता है। इसको हम आयुष्मान भारत योजना कहते हैं, आप लोगों को पता है। तो इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए का क्या मिलता है? मुफ्त इलाज मिलता है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना कब शुरू हुई थी। 15वां क्वेश्चन। तो प्रधानमंत्री जो जन औषधि योजना है उसकी शुरुआत कब हुई थी? 2008 में हुई थी। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ई संजीवनी योजना कब शुरू हुआ था। तो ई संजीवनी जो योजना है वो कब स्टार्ट हुआ था? वो स्टार्ट हुआ था 2019 में। राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? 2019 सी। मिशन परिवार विकास किस वर्ष लॉन्च हुआ था। तो मिशन परिवार विकास जो है वो किस वर्ष लॉन्च हुआ था? वो हुआ था 2016 में। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ भारत जो मिशन है वो किस वर्ष स्टार्ट हुआ था। तो वो हुआ था 2014 में। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 2014। स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो स्वच्छ जो भारत मिशन था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो उसका मुख्य उद्देश्य था कि शौचालय निर्माण और सफाई में सुधार करना। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2005 में। राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं अच्छे तरीके से समझा चुकी हूँ आप लोगों को, तो इस वजह से मैं यहाँ नहीं समझा रही हूँ क्योंकि थ्योरी में ऑलरेडी मैं आपको समझाई हूँ। नेक्स्ट है कि NHM कब स्टार्ट हुआ था। तो NHM की शुरुआत कब हुई थी? वो 2013 में स्टार्ट हुआ था। राइट ऑप्शन क्या होगा? सी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM किन 2 मिशनों को मिलाकर बना है। NHM जो है वो किन 2 मिशनों को मिलाकर बना है। तो ये है NRHM
और NUHM। NRHM जो है वो ग्रामीण के लिए है और NUHM जो है वो अर्बन मतलब शहरी क्षेत्रों के लिए है। राष्ट्रीय पोषण मिशन का दूसरा नाम क्या है? तो राष्ट्रीय पोषण मिशन का दूसरा नाम जो है वो है पोषण अभियान। भारत में मातृ दर कम करने हेतु कौन सी योजना चलाई गई है? तो मातृ मृत्यु मतलब मृत्यु को कम करने के लिए, माताओं की मृत्यु को कम करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो वो है JSY, जननी सुरक्षा योजना। नेक्स्ट है कि जन औषधि केंद्र का उद्देश्य क्या है? तो जन औषधि केंद्र का उद्देश्य क्या है? सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध करवाना। इसका राइट ऑप्शन ए होगा। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था? तो राष्ट्रीय जो कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1983 में। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, जिसको हम नाको कहते हैं, किस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है? तो किस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है? वो NACP, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम से ये जुड़ा हुआ है। राइट ऑप्शन इसका बी होगा। पोषण अभियान का लक्ष्य किस वर्ष तक कुपोषण को घटाना है? तो जो पोषण अभियान है उसका लक्ष्य कब तक, किस वर्ष तक कुपोषण को घटाना है? तो 2025 तक, यही हमारा जो ईयर चल रहा है। भारत में एनीमिया मुक्त भारत अभियान कब शुरू किया गया था? तो भारत में जो एनीमिया मुक्त भारत अभियान है वो कब स्टार्ट हुआ था? वो हुआ था 2018 में। राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? सी हो जाएगा। आयुष्मान भारत योजना किस नारे से जुड़ी हुई है? तो आयुष्मान जो भारत योजना है वो किस नारे से जुड़ी हुई है? सबका स्वास्थ्य सबका विकास। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ऐसे ही वीडियो के लिए, ऐसे ही 38 टॉपिक की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।